आप देख रहे हैं इंडियन हॉरर टीवी अशोक कुमार के साथ। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज की कहानी 5 दोस्तों की है जो कि एक खंडहर हवेली में फंस जाते हैं। तो आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। राहुल, वीरेंद्र, नील, प्रिया और सोनाली, ये पांचों दोस्त कॉलेज में एक ही क्लास में पढ़ते थे। एक बार इन्हें एक पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पर डॉक्यूमेंट्री करने का प्रोजेक्ट मिला। उसी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए सभी दोस्त हॉस्टल में ही रहते थे। ये सभी, एक रात की बात है, ये सभी हॉस्टल से कुछ दूर एक पुरानी टंकी है। अक्सर ये उसी टंकी की सीढ़ियों पर बैठे रहते हैं और देर रात तक आपस में बातें करते रहते हैं। उस रात भी ये सभी बैठे ही थे और इनके बीच में चर्चा का विषय था पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पर रिसर्च कहाँ और कैसे करें। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ ये पैरानॉर्मल शक्तियों का हमें अनुभव हो सके। कुछ देर की खामोशी के बाद नील कहता है, मुझे पता है। सभी दोस्त उसकी ओर देखते हैं और एक साथ पूछते हैं, अच्छा, तो फिर रुका क्यों है, बता ना। नील कहता है, यहाँ से तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर जंगल के इलाके में, जंगल के आधे या बीच में, मैंने सुन रखा है कि एक हवेली है, एक खंडहर हवेली जो सालों से बंद है। माना जाता है कि वहां पर जो भी गया है वो आज तक कभी भी वापस नहीं आया। मैंने पिछले साल अखबार में भी पढ़ा था कि 2 लोग उस हवेली में गए थे, परंतु उस दिन के बाद से उनका कोई भी पता नहीं चला। सभी दोस्त थोड़ा सा डर गए। फिर सभी ने प्लान कर लिया कि अपनी डॉक्यूमेंट्री तैयार करने के लिए और अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए ये सभी उसी हवेली में जाएंगे। सभी दोस्त आपस में चर्चा करते हैं कि कल शाम कॉलेज ऑफ होने के बाद ही चलेंगे, क्योंकि 3-4 दिन की अब इन सभी की छुट्टियां थी। अगले दिन शाम के 4 बजे एक गाड़ी किराए पर लेकर ये सभी दोस्त उस तरफ बढ़ने लग जाते हैं जहां वो हवेली थी। इन्हें हवेली में रात बितानी थी, इसलिए रास्ते में एक ढाबे पर ये सभी खाना खाने के लिए रुक चुके थे और कुछ खाना और पानी की बोतल इन्होंने अपने साथ भी रख ली थी। अपनी जरूरतों का सारा सामान, कैमरा, लाइट वगैरह इनके पास सब कुछ मौजूद थी। अपनी पूरी तैयारी करने के लिए इन्हें तकरीबन 2 घंटे लग गए थे और ये शाम के 7 बजे उस हवेली के पास पहुंचने वाले थे। नील मैप देखे जा रहा था और हाईवे से इनकी गाड़ी आगे बढ़ रही थी। अभी शाम के 6:30 बज चुके थे। अनुमानित समय था कि आधे घंटे में हम हवेली तक पहुंच जाएंगे। तभी नील कहता है, आगे से लेफ्ट लेना विजेंद्र। अच्छे से देख ले भाई, लेफ्ट ही लेना है ना। हाँ, गूगल मैप में तो लेफ्ट ही दिखा रहा है। गूगल मैप में लेफ्ट की तरफ एरो दिखा रहा था। जब विजेंद्र उस ओर मोड़ता है तो अब उस हाईवे को छोड़कर एक कच्चे से रास्ते पर गाड़ी आ चुकी थी। उसमें बहुत ज्यादा गड्ढे थे, गाड़ी बहुत ज्यादा हिल रही थी, सभी दोस्त अनबैलेंस हो रहे थे। तभी प्रिया कहती है, यार भूतों का तो पता नहीं, पर ये गड्ढे हमें जरूर मार देंगे। अपनी इन्हीं नोक-झोंक की बातों में आधे घंटे लग गए और वे अब एक हवेली के सामने खड़े हुए थे। वो दिन सर्दियों के थे, इसलिए रात जल्दी ही अंधेरा छा जाता था। शाम के 7 बजे ही उस जंगल में
बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मानो रात के 12 बज चुके हैं। चारों तरफ सन्नाटा, और सन्नाटे के बीच में पहाड़ की तरह खड़ी वह हवेली इन सबको अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। सभी दोस्त कार से बाहर निकलते हैं और अपना सारा सामान उठा लेते हैं और धीरे धीरे उस हवेली की ओर बढ़ने लग जाते हैं। हवेली के बाहर ही बाउंड्री से दीवार खींची हुई थी, जिनमें एक लोहे का बड़ा सा गेट लगा हुआ था। उस गेट को लगकर ऐसा लग रहा था कि मानो कोई खड़ा हो। इन सभी को वहां पर कुछ महसूस हो रहा था, परंतु जैसे ही इन्होंने टॉर्च की लाइट मारी, अचानक से वो साया वहां से गायब हो गया। सभी लोग धीरे धीरे उस दरवाजे के पास बढ़ने लगे और राहुल ने हाथ के धक्के से धीरे से उस दरवाजे को अंदर की ओर धकेलने की कोशिश की, परंतु काफी सालों से बंद होने के कारण वह दरवाजा जम चुका था, इसलिए वह खुला नहीं। तो विजेंद्र और राहुल दोनों ने धक्का लगाया तो झट से वो दरवाजा भीतर की ओर खिसक गया। एक बड़ी ही खौफनाक आवाज के साथ वो खुल गया था। सभी दोस्त अब हवेली की ओर बढ़ने लग गए थे। वहां पर पड़े पत्तों से इनके कदमों की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहे थे, पत्तों की चरमराने की आवाज उस शांत वातावरण में एक अजीब सी आवाज बोल रही थी। रात काली हो गई थी, मानो आसमान से चांद और तारे भी इन्हें देख रहे हों कि ये अपनी मौत की ओर जा रहे हैं। सभी दोस्त हवेली के अंदर जा तो रहे थे, परंतु वे इस बात से अनजान थे कि हवेली के अंदर कोई उनका इंतजार कर रहा है, जो कि सामान्य नहीं है। हवेली की एक खिड़की से दो लाल चमकती आंखें, जिनकी निगाहें लगातार इन्हीं दोस्तों पर थी, अचानक से वे आंखें वहां से गायब हो जाती हैं। अब सभी हवेली के गेट पर आ जाते हैं। नील धीरे से दरवाजे को खिसखटाता है तो अचानक से दरवाजा खुलते ही चमगादड़ों का एक झुंड उन पर हमला कर देता है। सभी दोस्त यहाँ वहां हाथ झटकने लग जाते हैं। कुछ ही देर में वे चमगादड़ वहां से काले आसमान की ओर उड़ जाते हैं और उसमें कहीं गुम हो जाते हैं। सभी दोस्त देखते हैं कि हवेली अंदर से बेहद ही खौफनाक लग रही थी। ना कोई लाइट, ना कुछ और। सालों से मानो यहाँ कोई भी न आया हो। बड़े बड़े मकड़ी के जाले उन्हें काले सायों की तरह दिख रहे थे। सभी दोस्त धीरे धीरे हवेली के अंदर आ गए थे। वे सभी अब आपस में डिस्कशन करने लग गए थे कि अब आगे क्या करना है। खाना वगैरह का बैग नील और विजेंद्र के कंधे पर था। वे दोनों कहते हैं कि हम इस सामान को पकड़े रहेंगे और राहुल, तुम कैमरा पकड़ना, तुम पीछे पीछे चलना और हम आगे आगे चलेंगे और इस पूरी हवेली को अपने कैमरे में कैद करेंगे। बीच बीच में प्रिया और रिया, तुम दोनों काला कपड़ा ओढ़ के हम जब इशारा करें तो दीवारों के पीछे से निकलना। इससे ऐसा लगेगा कि कोई भूत या कोई चुड़ैल निकली। ऐसे हमारा काम भी हो जाएगा और हमारी डॉक्यूमेंट्री भी सबसे अच्छी होगी। अपने इसी सभी बातचीत के चलते वे सभी अब अपने काम को करने लग गए थे। राहुल ने कैमरा और लाइटिंग ऑन कर ली थी और सामने प्रिया माइक लेकर खड़ी हो गई थी और उसके साथ ही नील और विजेंद्र भी था। सोनाली राहुल के पास थी क्योंकि उसे
चुड़ैल की एक्टिंग करनी थी। वे सभी हवेली की बातें बता रहे थे कि वहां पर क्या क्या मौजूद है और हर एक कमरे में जाकर अपनी वीडियो बना रहे थे। ऐसे ही धीरे धीरे वे एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रहे थे। अब उन्हें चुड़ैल दिखाने की सीन आ चुका था उनका। सोनाली एक दीवार के पीछे सटकर खड़ी हो जाती है और नील के इशारे का इंतजार करने लग जाती है। प्रिया लगातार बोले जा रही थी, इस हवेली के रहस्य को उजागर किए जा रही थी। वो बस बोल ही रही थी कि इतने में ही उनके बीच से एक काला साया बड़ी ही तेजी से निकल गया। उस साए को देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। वे सभी अचानक से पीछे मुड़ते हैं तो देखते हैं कि वहां पर कोई नहीं था। राहुल ने कैमरा बंद कर दिया था। वे सोनाली से कहते हैं, वाह सोनाली, तुमने तो एक नंबर की एक्टिंग की है, हम सबको भी डरा डाला। प्रिया कहती है, परंतु दूर खड़ी सोनाली भी उस काले साए को देखकर हैरान थी। उसका मुंह खुला हुआ था। वह भागते हुए इनके पास आती है और हाफते हुए कहती है, गाइस, वो मैं नहीं थी, वो कोई और था। सभी दोस्तों के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। क्या? क्यों मजाक कर रही हो? वो तुम नहीं थी तो फिर वो कौन था? विजेंद्र के पसीने से तरबतर चेहरे से लगातार ये शब्द निकल रहे थे। सभी दोस्तों के रोंगटे खड़े हो गए थे। अचानक से वे देखते हैं कि राहुल का बंद कैमरा अपने आप चालू हो जाता है। राहुल कैमरे को बंद करने की कोशिश करता है, परंतु कैमरा बंद नहीं होता और एक बार फिर से इनके पीछे से एक काला साया निकलता है। उस काले साए को देखकर सभी के हाथ पांव थर थर कांपने लग जाते हैं। वे सभी वहां से उल्टे पैर भागने लगते हैं, परंतु भागते भागते उन्हें काफी समय हो गया था, लेकिन वे दरवाजे के पास पहुंच ही नहीं पा रहे थे। मानो वो हवेली चारों तरफ से बिल्कुल एक जैसी हो गई हो, किसी भूल भुलैया की तरह। गाइस, हम पिछले 20 मिनट से भाग रहे हैं, परंतु ये दरवाजा क्यों नहीं आ रहा? नील की सांसें ऊपर नीचे हो रही थी कि तभी इनके कानों में एक भयानक हंसी गूंजती है। सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस आवाज को सुनकर सभी के हाथ पांव थर थर कांपने लग गए थे। वे सभी किसी मूर्ति की तरह जम चुके थे और अपने आसपास टॉर्च की लाइटों से देख रहे थे, परंतु दूर दूर तक काले और घने अंधेरे के अलावा उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो दोस्तों, क्या ये सभी दोस्त उस हवेली से बाहर निकल पाएंगे और क्या ये जिंदा वापस बच पाएंगे और बाहर आ पाएंगे? इसके सेकंड पार्ट में हम देखेंगे। तो अगर ये कहानी आपको यहाँ तक अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर कीजिए। अगर आपके लाइक और कमेंट अच्छे हुए तो हम जल्द से जल्द इसका सेकंड पार्ट अपलोड करेंगे। हवेली में फंसे सभी दोस्तों को एक भयानक हंसी की आवाज सुनाई देती है। सभी के हाथ पांव थर थर कांपने लग गए थे। सभी बस एक दूसरे के चेहरे की तरफ देख रहे थे। सभी के चेहरे पर खौफ साफ साफ देखा जा सकता था। तभी वह हंसी की आवाज बंद हो जाती है और एक बच्चे की आवाज, एक बच्चे की रोने की आवाज उस हवेली में गूंजने लग जाती है।
सभी के चेहरे पीले पड़ गए थे। तभी प्रिया कहती है, गाइस, इस हवेली में बच्चा कहां से आ गया? सभी दोस्त उस आवाज को गौर से सुनने लगते हैं तो ऊपर वाले कमरे से उन्हें वह आवाज आ रही थी। सभी धीरे धीरे दबे दबे कदमों से ऊपर वाले कमरे की ओर बढ़ने लगते हैं। सभी एक दूसरे से लिपटे हुए थे। सभी के चेहरे पर पसीना और डर साफ साफ देखा जा सकता था। अपने कदमों को दबाते हुए धीरे धीरे ये उस कमरे के पास पहुंच गए जहां से बच्चे के रोने की आवाजें इन्हें सुनाई दे रही थी। जब ये दरवाजे को धीरे से अंदर की ओर खिसकाते हैं और अंदर देखते हैं तो सभी मूर्ति की तरह जम जाते हैं। डर की लहर सबके मन में दौड़ने लग जाती है क्योंकि अंदर बिस्तर पर एक बच्चा पड़ा हुआ था और रो रहा था और उसके आसपास दोनों तरफ दो औरतें बैठी हुई थी। बच्चा लगातार रोए जा रहा था और वो औरतें उसे चुप कराने में लगी हुई थी। हवेली के अंदर पसरे इस खौफनाक नजारे को देखकर सभी दोस्त हक्के बक्के रह गए थे। वे यहां से निकल पाते, इतने में ही उनके कदम वहीं पर जम जाते हैं क्योंकि अब उस बच्चे ने रोना बंद कर दिया था और अब वे तीनों इन सभी दोस्तों की ओर ही देख रहे थे। सभी के अंदर मानो किसी अनजानी शक्ति ने घर कर लिया हो। सभी डर के मारे इधर उधर भागने लग जाते हैं जो कि उनकी सबसे बड़ी गलती थी। वे सभी एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और अलग हो जाते हैं। नील और विजेंद्र हवेली के ऊपर की ओर भागने लग जाते हैं कि प्रिया रिया हवेली के नीचे और राहुल दूसरी साइड जहां उस बड़ा लंबा गलियारा था। वह हवेली बाहर से तो बिल्कुल छोटी लग रही थी परंतु अंदर मानो वो किसी गुफा की तरह बड़ी हो गई हो। सभी दोस्त अपनी जान बचाने के लिए यहां से वहां भाग रहे थे। राहुल भाग ही रहा था कि तभी उसके आगे वही बच्चा आ जाता है जो रो रहा था। वो छोटा सा बच्चा सामने पड़ी फ्लोर पर रो रहा था और राहुल की ओर देख रहा था कि अचानक से देखते ही देखते उस बच्चे ने रोना बंद कर दिया और अपने घुटनों और हाथों के बल घसीटते हुए धीरे धीरे राहुल की ओर बढ़ने लगा। राहुल डर के मारे जम चुका था। वो धीरे धीरे अपने कदम पीछे खिसका रहा था परंतु कुछ दूर पीछे चलने के बाद ही वह किसी चीज से टकराता है और उसके कानों में एक धीमी आवाज और एक ठंडी लहर दौड़ने लग जाती है। राहुल जम चुका था। डर उसके चेहरे पर साफ साफ देखा जा सकता था। जब वह धीरे धीरे पलटकर पीछे देखता है तो पीछे वही दोनों औरतें खड़ी हुई थी जो राहुल को देखकर धीरे धीरे हंस रही थी। तभी उनमें से एक औरत बोलती है, हमारा बच्चा भूखा है, अब हम इसे तुम्हारा ही खून पिलाएंगे। ये सुनते ही राहुल का दिल मानो धड़कना ही बंद हो गया। वो पीछे की ओर भागने लगता है कि तभी वो बच्चा किसी शेर की तरह उसके ऊपर झपट पड़ता है। वह इतनी तेजी से उसके ऊपर झपटा था कि राहुल झटके से पीछे की ओर गिरता है और दीवार से उसका सिर
जोर से लगता है, जिससे कि उसके सिर से खून बहने लगता है और वह निढाल होकर जमीन पर गिर जाता है। वो बच्चा धीरे धीरे रेंगते हुए अब राहुल के सीने पर आकर बैठ गया था। राहुल तड़प रहा था, उसके सर से खून लगातार बह रहा था, जो वहां पर आसपास बिखर चुका था। वह बच्चा धीरे धीरे राहुल की छाती पर आ गया था। अब उसके नाखून किसी राक्षस की तरह बड़े हो चुके थे और वो धीरे धीरे मुस्कुराते हुए राहुल की ओर देख रहा था। राहुल को अपनी मौत अपने सामने नजर आ रही थी। वह जोर से चिल्लाना चाहता था, परंतु उनमें से एक औरत ने तभी उसका गला पकड़ लिया और उसकी जीभ को पकड़ के बाहर निकाल दिया। राहुल का मुंह खून से लथपथ हो चुका था। वो जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। तभी वो बच्चा अपने दोनों हाथ उसकी छाती में घुसेड़ देता है और उसकी छाती को फाड़ देता है। खून का फव्वारा उस बच्चे के मुंह पर लगता है और वह खून से नहा उठता है। राहुल अपना दम तोड़ चुका था। वह उसका दिल निकालता है और खाने लग जाता है। और एक बार फिर से वहां पर सन्नाटा छा जाता है। वहां पर बस राहुल का बेजान शरीर पड़ा हुआ था। दूसरी तरफ विजेंद्र और नील लगातार भाग रहे थे, परंतु वो हवेली थी कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। दोनों भागते भागते थक चुके थे। वे एक दूसरे से कहते हैं, भाई, हम यहां से निकल क्यों नहीं पा रहे हैं? ये हवेली तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। हम यहाँ पर फंस चुके हैं। वे दोनों एक दूसरे के चेहरे की ओर देख रहे थे, परंतु उन्हें अपने आसपास और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बस दूर लंबा गलियारा जिस पर काला अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी इन्हें एक आवाज सुनाई देती है। वो आवाज किसी लड़की की थी, मानो वो बोल रही हो कि मुझे बचाओ। दोनों दोस्त डर के मारे वहीं पर ठहर जाते हैं और एक कमरे की ओर देखते हैं। उस कमरे से उन्हें वह आवाज आ रही थी। वो धीरे धीरे दबे दबे कदमों से उस कमरे की ओर बढ़ रहे थे। वे इस कमरे के दरवाजे के पास पहुंचे थे कि तभी दरवाजा इतनी जोर से खुलता है कि वो दरवाजा सीधे नील के सर पर आकर लगता है और नील कुछ दूर पीछे की ओर गिर जाता है। नील का सर खून से लथपथ हो चुका था। विजेंद्र उसे संभालता है और नील को उठाता है तो दोनों देखते हैं कि दरवाजे के पास वो छोटा बच्चा बैठा हुआ था और इन दोनों को देखकर धीरे धीरे हंस रहा था। दोनों दोस्त वहां से भागते हैं। वे लगातार भाग रहे थे, परंतु वो लंबा गलियारा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मानो ये जैसे जैसे बढ़ रहे थे आगे, वो और बड़ा होता जा रहा हो। ये दोनों बस भाग ही रहे थे कि तभी नील का पांव किसी चीज से टकराता है और वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है। वो इतनी जोर से गिरा था कि उसके दोनों हाथों को काफी चोट लग गई थी। वो कराहते हुए विजेंद्र से कहता है, विजेंद्र, भाई भाई बचा। विजेंद्र जब पीछे मुड़कर देखता है तो नील जमीन पर पड़ा हुआ था। विजेंद्र उसे उठाता है। वहां पर काफी ज्यादा अंधेरा था। इसे पता नहीं था कि
नील किस चीज से टकराया है। विजेंद्र जब अपनी जेब से मोबाइल निकालता है तो वो देखता है कि मोबाइल में नेटवर्क नहीं था और बैटरी भी कम बची हुई थी। नील उस मोबाइल की टॉर्च ऑन करता है और सामने जमीन की ओर देखता है तो नील और विजेंद्र दोनों के रोंगटे खड़े हो गए थे। टॉर्च की रोशनी में उन्हें कुछ ऐसा दिखाई देता है जो उन्हें अंदर तक डरा देता है। सामने राहुल का मरा हुआ शरीर पड़ा हुआ था। राहुल का चेहरा पूरी तरह से फाड़ रखा था और उसकी छाती और चेहरे से लगातार खून बहे जा रहा था। राहुल की ऐसी खौफनाक मौत देखकर नील और विजेंद्र दोनों डर जाते हैं और वे वहां से भागते हैं। काफी दूर भागने के बाद ये आपस में टकरा जाते हैं और गिर जाते हैं। जब ये सामने देखते हैं तो सामने प्रिया और सोनाली थी। उन्हें देखकर विजेंद्र और नील राहत की सांस लेते हैं और उन्हें भी राहुल की मौत के बारे में बता देते हैं। राहुल की मौत की खबर सुनकर वे दोनों भी सहम जाती हैं। तो दोस्तों, क्या ये दोस्त इस हवेली से जिंदा वापस निकल पाएंगे? जानने के लिए देखिए इस कहानी का अगला भाग। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। जल्दी मिलते हैं इसके अगले भाग के साथ। भूतिया हवेली का अगला भाग शुरू करते हैं। अब तक आपने देखा कि प्रिया, सोनाली, विजेंद्र और नील आपस में टकरा जाते हैं और फिर विजेंद्र उन्हें राहुल की मौत के बारे में बता देता है। राहुल की मौत की खबर सुनकर वे दोनों भी डर जाती हैं। सभी दोस्त एक दूसरे की ओर ललचाई नजरों से देख रहे थे। सभी की नजरों में डर, मायूसी और एक अनजाना खौफ बसा हुआ था। ये सभी वहां पर खड़े बस बातें कर ही रहे थे कि तभी नील के कंधे पर कुछ चिपचिपा सा ऊपर से गिरने लगता है। नील जब अपने कंधे पर हाथ रखता है और उस हाथ को देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। उसका हाथ खून से भर गया था। नील धीरे धीरे अपने सर को ऊपर उठाता है और ऊपर छत की ओर देखता है तो जो नजारा उसने देखा, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो फटी फटी आंखों से बस छत को घूरे जा रहा था। उसके चेहरे पर आए पसीने और डर को देखकर ये तीनों दोस्त उससे पूछते हैं कि क्या क्या हुआ नील? परंतु नील कुछ भी जवाब नहीं दे रहा था। नील तो बस ऊपर की ओर मुंह किए उस अनजाने डर को देख रहा था। सभी नील की नजरों का पीछा करते हुए जब ऊपर की ओर देखते हैं तो डर के मारे उनकी आंखें भी ठहर जाती हैं। सभी के शरीर ठंडे पड़ जाते हैं क्योंकि छत पर राहुल का मरा हुआ शरीर लटक रहा था। उसकी आंखें अंदर धंस गई थी और उसके बेजान शरीर पर एक अलग ही मुस्कुराहट उन सभी को दिखाई दे रही थी। देखते ही देखते राहुल का शरीर अकड़ने लगा और वो छत पर ही उसी छिपकली की तरह आगे की ओर बढ़ने लगा। सभी दोस्त फटी फटी नजरों से बस उसे लगातार घूरे जा रहे थे। राहुल रेंगते रेंगते दीवार से अब नीचे आ गया था और उसका शरीर किसी कागज की तरह मुड़ने लग गया था। उसकी हड्डियों की चट चट की आवाज
उस सुनसान वातावरण में एक अलग ही कहानी, एक अलग ही डर घोल रही थी। सभी दोस्तों की निगाह राहुल पर थी। अब राहुल इनकी ओर देखता है और एक बार फिर से एक बड़ी और गहरी मुस्कान के साथ धीरे धीरे सांप की तरह रेंगते हुए इनकी ओर बढ़ने लग जाता है। सभी दोस्त चिल्लाते हुए वहां से भागने लग जाते हैं। सभी एक दूसरे से आगे अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। भागते भागते जब विजेंद्र पीछे मुड़कर देखता है तो देखता है कि राहुल का शरीर घसीटते हुए इनकी ही ओर आ रहा था। वो किसी खौफनाक आत्मा से कम नहीं था। रेंगते हुए वो इनके पास ही आने लग गया था। सभी दोस्त एक दरवाजे के अंदर घुस जाते हैं, परंतु सोनाली का पांव डगमगाने के कारण वो नीचे जमीन पर गिर जाती है। वो दरवाजे के पास ही गिरी थी और नील और प्रिया अंदर जा चुके थे, परंतु विजेंद्र ने सोनाली को देख लिया था। सोनाली जमीन पर पड़ी हुई थी और दूर राहुल के रेंगते हुए शरीर को अपनी ओर आता देखकर उसके होश उड़ रहे थे। राहुल का खून से लथपथ शरीर जहां जहां पर वह जा रहा था वहां खून की नदियां सी बह रही थी। उसके अंदर मानो कई आत्माओं ने प्रवेश कर रखा हो। वो काफी भयानक आवाजें निकालते हुए सोनाली के ऊपर झपटने ही वाला था कि इतने में ही विजेंद्र उसे पीछे घसीट लेता है और कमरे के अंदर ले जाता है और नील झट से कमरे को बंद कर देता है। परंतु विजेंद्र ने कुछ नोटिस किया था। राहुल उन पर झपटने ही वाला था कि अचानक से वह दूर जा पड़ा था। इस बात को विजेंद्र समझ नहीं पा रहा था। सभी दोस्तों की सांसें फूलने लग जाती है। वहां पर एक बार इतना सन्नाटा छा चुका था कि सभी के दिल की धड़कनें एक दूसरे को सुनाई दे रही थी। तभी विजेंद्र कहता है, गाइस, वो आत्मा मुझसे दूर हो गई थी, तो पता नहीं क्यों। जब नील गौर से देखता है तो उसे विजेंद्र के गले में एक छोटे छोटे रुद्राक्ष की माला दिखती है। वो सभी से कहता है, शायद मुझे पता है क्या कि वो आत्मा क्यों दूर भागी। अच्छा, कैसे, हमें भी बताओ, प्रिया बोलती है। नील अपनी उंगली का इशारा विजेंद्र की गर्दन की ओर कहता है। इस रुद्राक्ष के कारण जब सभी विजेंद्र की गर्दन पर देखते हैं तो उसकी गर्दन में पतले पतले रुद्राक्षों की एक माला थी। दोस्तों, अब हमें ये माला ही उस आत्मा से बचा सकती है। विजेंद्र, इस माला के कई हिस्से कर ले। हम चारों के पास ये माला होनी जरूरी है। हाँ 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 हाँ, भी करता हूँ। विजेंद्र रुद्राक्ष की माला निकालता है और उसके 4 छोटे छोटे टुकड़े करता है। वो सभी दोस्त उन रुद्राक्षों को अपने हाथों में बांध लेते हैं। वहां पर एक अलग ही खामोशी छा चुकी थी। तीनों दोस्त एक दूसरे की ओर देख रहे थे, क्योंकि उन्हें पक्का नहीं पता था इस रुद्राक्ष में इतनी शक्ति है कि वो उस आत्मा से इन्हें बचा सके। एकदम से सन्नाटे और खामोशी को चीरते हुए दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। कोई लगातार दरवाजा पीटे जा रहा था और एक खौफनाक आवाज बाहर से आ रही थी।
अगर दरवाजा नहीं खोला तो जो बाहर है वो दरवाजा तोड़ देगा। तभी विजेंद्र, नीलप्रिया और सोनाली सभी एक साथ उस दरवाजे की ओर बढ़ते हैं और उस दरवाजे पर अपना हाथ रख देते हैं। जैसे ही वे दरवाजे पर हाथ रखते हैं तो बाहर से एक खौफनाक चीख की आवाज सुनाई देती है और मानो कोई दूर जाकर गिरा हो, ऐसी आवाज उनके कानों में पड़ती है। दरवाजा खटखटाने की आवाज बंद हो जाती है। सभी के चेहरे पसीने से लथपथ थे। एक दूसरे की ओर वे सभी देख रहे थे। तभी विजेंद्र कहता है, लगता है वो चला गया। सभी दरवाजे से पीछे हट जाते हैं तो विजेंद्र कहता है, मुझे दरवाजा खोलकर देखना चाहिए। परंतु सभी उसे मना कर रहे थे कि बाहर वो आत्मा हो सकती है। विजेंद्र, दरवाजा मत खोलो। परंतु पता नहीं विजेंद्र के अंदर क्या जुनून सवार था। वो धीरे धीरे दरवाजे को खोलने लग जाता है और अपने फोन की टॉर्च से आसपास देखने लग जाता है, परंतु उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। अचानक से विजेंद्र के कदम बाहर की ओर बढ़ जाते हैं और कोई एकदम से उसके ऊपर झपट पड़ता है। परंतु जब वह विजेंद्र को छूता है तो वो तड़पने लग जाता है। ये राहुल ही था। राहुल का शरीर अब गलने लग गया था। उसके शरीर से बेहद ही गंदी बदबू आ रही थी। राहुल कुछ दूर जाकर गिरता है और विजेंद्र धक्के के साथ वापस से कमरे के अंदर आ गिरता है। नील झट से कमरे को बंद कर देता है। बाहर से आ रही खौफनाक आवाजों को सुनकर सभी दोस्त सहम चुके थे। वे सभी विजेंद्र को उठाते हैं। विजेंद्र के हाथ पांव में चोट लग चुकी थी, परंतु उनका ये तरीका काम कर रहा था। विजेंद्र को वह छू नहीं पा रहा था। विजेंद्र जब उठता है वो दरवाजे के होल से बाहर की ओर झांकता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बाहर वो दोनों औरतें खड़ी हुई थी और उनके सामने राहुल का मरा हुआ शरीर, बेजान शरीर उन सभी के सामने पड़ा हुआ था, जिसके ऊपर वो छोटा बच्चा बैठकर रो रहा था। तो दोस्तों, इस भाग में बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये भाग आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। हम जल्दी मिलते हैं इसके अगले भाग के साथ। अब तक आपने देखा कि विजेंद्र उस दरवाजे के होल से बाहर झांकता है। जो बाहर उसे देखता है एकदम से पीछे हट जाता है। डर के मारे उसके हाथ पांव कांप रहे थे, क्योंकि बाहर राहुल के शरीर के ऊपर वो छोटा बच्चा बैठा हुआ था और उसके आसपास दोनों औरतें खड़ी हुई थी। विजेंद्र भीतर आता है और सभी से कहता है, हम यहां से नहीं निकल सकते, क्योंकि बाहर वे तीनों प्रेत खड़े हैं और इस रुद्राक्ष की शक्ति उनके सामने कम पड़ जाएगी। हम रिस्क नहीं ले सकते। तभी प्रिया कहती है, तो अब क्या करें, कैसे निकले यहां से बाहर? विजेंद्र उन सब की ओर देखते हुए कहता है, हमें इंतजार करना होगा। क्या? कैसा इंतजार? उन सब के यहां से जाने का इंतजार और सुबह होने का इंतजार।
इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। तब तक अपने आप को बचाने के लिए हमें भोलेनाथ का महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना होगा और आग जलानी होगी। तभी हम शायद सुबह तक जिंदा वापस अपने घर जा सकते हैं। सभी दोस्त एक दूसरे के चेहरे की तरफ देख रहे थे। सभी आसपास पड़ी फर्नीचर की लकड़ियों को तोड़ देते हैं और खिड़कियों की लकड़ियों को तोड़कर वहां पर आग जला लेते हैं और उसके आसपास बैठ जाते हैं और सभी एक साथ शिव जी के महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लग जाते हैं। सभी दोस्त इसी मंत्र का बार बार जाप कर रहे थे। वहां पर एक सकारात्मक माहौल बन चुका था और आग के कारण वहां पर अब उजाला भी हो चुका था। सभी दोस्तों के हाथ एक दूसरे से सटे हुए थे। एक दूसरे का हाथ पकड़कर वे लगातार इसी मंत्र का जाप करे जा रहे थे। इस मंत्र की गूंज उस हवेली में गूंजने लग जाती है और दरवाजे के बाहर से जोर जोर से चीखने की आवाजें आने लग जाती है। कोई था जो इस दौनी से अपने आप को बचा नहीं पा रहा था और तड़प रहा था। उस बच्चे की रोने की आवाजें अब और भी तेज हो चुकी थी। उस औरतों की आवाजें भी अब बेहद ही खौफनाक हो गई थी। वे जोर जोर से दरवाजा पीट रही थी। बंद करो इसे, बंद करो। सभी दोस्तों के कानों में ये आवाजें गूंज रही थी पर सभी इन बातों की परवाह ना करते हुए लगातार महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहे थे। तकरीबन 3 से 4 घंटे लगातार वे मंत्र का जाप करते रहे और अब खिड़की से सूरज की पहली किरण निकल चुकी थी। सुबह हो गई थी और वे आत्माएं भी अब वहां से चली गई थी। सुबह होते ही सभी दोस्तों की आंखें खुलती है और वे एक दूसरे की तरफ देखते हैं। सभी के चेहरे पर एक खुशी थी क्योंकि वे इस खौफनाक हवेली से जिंदा वापिस बच गए थे। सभी वहां से खड़े होते हैं और एक साथ भोले का जयकारा लगाते हैं और उस कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर की ओर देखते हैं। विजेंद्र देखता है कि बाहर राहुल का मृत शरीर पड़ा हुआ था और वहां पर और कुछ भी नहीं था। सभी राहुल के मृत शरीर के पास जाते हैं और देखते हैं तो राहुल का शरीर बेहद ही खौफनाक दिख रहा था। सभी दोस्त उदास थे। आखिर हो भी क्यों नहीं, उनका एक दोस्त उन्हें छोड़कर जो जा चुका था। इस हवेली में आना उन सब की सबसे बड़ी गलती थी। इस गलती के कारण उन्होंने अपना एक दोस्त खो दिया था। सभी दोस्त आंखों में आंसू भरे राहुल के मृत शरीर को उठाकर उस हवेली से बाहर की ओर जाने लगते हैं। वे सभी हवेली से बाहर निकल गए थे। सभी एक नजर पीछे घुमाते हैं और उस हवेली की ओर देखते हैं तो वो हवेली अभी भी अपने अंदर एक अनजाना डर लिए उस सुनसान जंगल में खड़ी हुई थी। सभी दोस्त अपनी गाड़ी के पास आ जाते हैं और गाड़ी में बैठ जाते हैं। ये भयानक सफर उन सब के लिए एक खौफनाक और ना भुलाने वाली याद बन चुका था।
गाड़ी वहां से निकल जाती है और एक बार फिर से वहां पर खामोशी छा जाती है, जिसमें वो हवेली अपना एक अलग ही रहस्य ले खड़ी हुई थी। तभी उस हवेली की खिड़कियों से कुछ अनजानी परछाइयां दिखाई देती हैं, लाल चमकती आंखें और एक बार फिर से उस बच्चे की रोने की आवाजें उस खाली हवेली में गूंजने लग जाती हैं और अपने अगले शिकार की तलाश करने लग जाती है। तो दोस्तों, इसी के साथ भूतिया हवेली की यह कहानी पूरी होती है। तो यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलते हैं ऐसी ही एक और डरावनी कहानी के साथ।